जय हिंद दोस्तों। आज की यह देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, करोड़ों श्रमिकों और उन परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनकी आर्थिक सुरक्षा सीधे पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इस विशेष महा बुलेटिन में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाने की लंबे समय से चली आ रही मांग, महंगाई राहत जोड़ने की मांग, पेंशन भुगतान से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों, उच्च पेंशन के विकल्प को लेकर पैदा हुई जमीनी दिक्कतों, संसद में उठाए जा रहे सवालों, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस, एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उन तमाम चर्चाओं की जिनका सीधा असर देश के लाखों वर्तमान कर्मचारियों और करोड़ों सेवानिवृत्त लोगों की आर्थिक जिंदगी पर पड़ सकता है। लेकिन शुरुआत में एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर चलने वाले हर दावे को सरकारी आदेश या आधिकारिक घोषणा मान लेना सही नहीं है। किसी भी पेंशन वृद्धि, एरियर, महंगाई भत्ता, भुगतान रोकने या नई योजना लागू होने की अंतिम पुष्टि संबंधित मंत्रालय, ईपीएफओ, संसद या आधिकारिक अधिसूचना से ही मानी जानी चाहिए। यही वजह है कि आज की इस रिपोर्ट में हम मांग, राजनीतिक बयान, संगठन के दावे और आधिकारिक नीति के बीच अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप ईपीएस 95, ईपीएफओ, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ता, 8वें वेतन आयोग और कर्मचारियों से जुड़ी खबरों को गंभीरता से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ईपीएफओ टाइम्स इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिए। सबसे पहले बात उस मूल सवाल की जिस पर वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का आंदोलन केंद्रित रहा है। न्यूनतम पेंशन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 7,500 करने और उसके साथ महंगाई राहत जोड़ने की मांग लगातार विभिन्न पेंशनर संगठनों और आंदोलनकारी समूहों की तरफ से उठाई जाती रही है। पेंशन भोगियों का तर्क है कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों, बिजली, राशन, किराए और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ रही हैं, तब बहुत कम मासिक पेंशन पर जीवन चलाना बेहद कठिन हो गया है। खासतौर पर वे बुजुर्ग जिनकी आय का कोई दूसरा नियमित स्रोत नहीं है, उनके लिए छोटी सी पेंशन भी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा बन जाती है। यही कारण है कि ईपीएस 95 से जुड़े संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के साथ महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की मांग करते रहे हैं। इस मांग को केवल एक आंकड़े की मांग के रूप में देखना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे देश के उन श्रमिक परिवारों की चिंता है जिन्होंने अपनी कामकाजी जिंदगी का बड़ा हिस्सा संगठित क्षेत्र की कंपनियों, कारखानों, मिलों, परिवहन, उत्पादन और अन्य संस्थानों में काम करते हुए बिताया है। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन के लिए ऐसी पेंशन जरूरी है जिससे कम भोजन, दवा और बुनियादी जरूरतों का खर्च पूरा किया जा सके। इसी के साथ एक दूसरा मुद्दा पेंशन भुगतान में देरी और तकनीकी समस्याओं का है। पिछले कुछ समय से पेंशन संबंधी डिजिटल प्रक्रियाओं, जीवन प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, आधार आधारित पहचान, रिकॉर्ड मिलान और ऑनलाइन सिस्टम को लेकर कई पेंशन भोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य निश्चित रूप से प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है, लेकिन जब रिकॉर्ड में नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, बैंक खाता, मोबाइल नंबर या पुराने सेवा रिकॉर्ड में अंतर होता है तो बुजुर्गों के लिए उसे ठीक करवाना कठिन हो सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया, बायोमेट्रिक सत्यापन या बार कार्यालय जाने की आवश्यकता अतिरिक्त परेशानी पैदा करती है। इसीलिए पेंशन भोगियों की मांग यह भी रही है कि तकनीकी सिस्टम में
किसी विसंगति के कारण भुगतान को अचानक रोकने के बजाय पहले मानवीय जांच की जाए, संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट सूचना दी जाए और सुधार का सरल रास्ता उपलब्ध कराया जाए। किसी बुजुर्ग की पेंशन में तकनीकी समस्या आने पर उसके लिए एक समर्पित सहायता व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वह बार बार अलग अलग कार्यालयों के चक्कर न काटे। अब बात आती है कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय संघर्ष समिति जैसे संगठनों द्वारा लगातार उठाए जा रहे आंदोलन के मुद्दे की। इन संगठनों की तरफ से लंबे समय से न्यूनतम 7,500 पेंशन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा और ईपीएस 95 पेंशन व्यवस्था में सुधार जैसी मांगें उठाई जाती रही हैं। आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि कई वर्षों से ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन और सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत के बावजूद उनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। यही असंतोष आंदोलन को बार बार तेज करता है। हालांकि सोशल मीडिया पर जंतर मंतर पर लाखों लोगों की मौजूदगी असंतोष आंदोलन को सरकार के प्रतिनिधियों से पूरे देश में तालाबंदी या सभी कार्यालयों के बंद होने जैसे दावे तेजी से प्रसारित हो सकते हैं, लेकिन ऐसे आंकड़ों और घटनाओं की पुष्टि आधिकारिक या विश्वसनीय स्वतंत्र रिपोर्टों से करना जरूरी है। आंदोलन कितना बड़ा है, इन कितने लोग वास्तव में मौजूद हैं और किस स्थान पर किस तरह का प्रदर्शन हुआ है, इन बातों को प्रमाणित किए बिना उन्हें अंतिम तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा लंबे समय से पेंशनर संगठनों के एजेंडे में प्रमुख रहा है और यह केंद्र सरकार के सामने लगातार राजनीतिक और सामाजिक दबाव का विषय बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर 7,500 की मांग को लेकर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसका सीधा संबंध ईपीएस फंड की वित्तीय स्थिति, योगदान की संरचना, लाभार्थियों की संख्या, भविष्य की देनदारियों और योजना की दीर्घकालिक स्थिरता से जुड़ा हुआ है। सरकार और ईपीएफओ की ओर से किसी भी न्यूनतम पेंशन वृद्धि का फैसला केवल राजनीतिक इच्छा से नहीं, बल्कि उसके वित्तीय प्रभाव को देखते हुए करना होगा। यदि न्यूनतम पेंशन में बड़ा बदलाव किया जाता है तो इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होगी। यही वह बिंदु है जहां पेंशन भोगी संगठन और सरकार के तर्क एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। पेंशन भोगियों का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा को केवल खर्च के रूप में नहीं, बल्कि बुजुर्गों के अधिकार और सम्मान के रूप में देखा जाना चाहिए, जबकि सरकार को योजना की वित्तीय स्थिरता, भविष्य की देनदारियों और बजटीय संसाधनों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए इस पूरे विवाद का स्थायी समाधान तभी संभव होगा जब सरकार, ईपीएफओ, कर्मचारी संगठन और पेंशनर संगठन एक साथ बैठकर ऐसा वित्तीय मॉडल तैयार करे जो पेंशन भोगियों को सम्मानजनक आय दे और योजना को लंबे समय तक टिकाऊ भी बनाए। इसी बहस के बीच ईपीएफओ के निवेश और ईटीएफ में निवेश को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। ईपीएफओ ने वर्षों से अपने निवेश पोर्टफोलियो का एक हिस्सा इक्विटी और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ से जोड़ा है। जब बाजार में तेजी आती है तो इन निवेशों के मूल्य में वृद्धि होती है और इसी आधार पर कई लोग सवाल पूछते हैं कि यदि फंड के निवेश से रिटर्न बढ़ता है तो उसका लाभ पेंशन व्यवस्था को मजबूत करने में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि निवेश से मिलने वाला बाजार मूल्य और पेंशन फंड की स्थायी आय एक ही चीज नहीं है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है और निवेश की पूरी राशि को तत्काल पेंशन भुगतान में इस्तेमाल करना वित्तीय दृष्टि से अलग विषय है। इसलिए केवल बाजार में निवेश की राशि देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि उसी राशि से सीधे न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जा सकती है, पूरी वित्तीय तस्वीर नहीं बताता। फिर भी पारदर्शिता की मांग बिल्कुल जायज है
कि ईपीएफओ के निवेश, रिटर्न, जोखिम, आय और पेंशन फंड की वास्तविक वित्तीय स्थिति को आम पेंशन भोगी की भाषा में सार्वजनिक रूप से समझाया जाए। अब आते हैं उच्च पेंशन के उस मुद्दे पर जिसने लंबे समय से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रभावित किया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पात्र कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन के विकल्प से जुड़ी प्रक्रिया सामने आई, लेकिन जमीनी स्तर पर सबसे बड़ी समस्या पुराने दस्तावेजों और सेवा रिकॉर्ड की रही है। कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी 3 या 4 दशक पहले शुरू हुई थी। जिन कंपनियों में उन्होंने काम किया उनमें से कुछ बंद हो चुकी हैं, कुछ का विलय हो चुका है और कुछ के पुराने रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में यदि किसी वरिष्ठ नागरिक से दशकों पुराने वेतन रिकॉर्ड, योगदान विवरण, संयुक्त विकल्प या कंपनी के पुराने दस्तावेज मांगे जाते हैं तो उसके सामने बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या खड़ी हो जाती है। इसीलिए पेंशन भोगियों की मांग है कि यदि रिकॉर्ड का कुछ हिस्सा ईपीएफओ के पास मौजूद है तो विभाग स्वयं अपने डेटाबेस और पुराने अभिलेखों से उसका सत्यापन करे। हर जिम्मेदारी बुजुर्ग कर्मचारी पर डालना उचित नहीं है। यही नहीं, डिजिटल युग में रिकॉर्ड सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है। यदि किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में वर्षों का योगदान दर्ज है, नियोक्ता का रिकॉर्ड उपलब्ध है और कर्मचारी की पहचान प्रमाणित है, तो केवल कागज की कमी के कारण उसके दावे को अनिश्चित काल तक लंबित रखना समस्या को और बढ़ाता है। जरूरत इस बात की है कि एक स्पष्ट समय सीमा हो, आवेदन की स्थिति ऑनलाइन दिखाई दे, आपत्ति का कारण साफ शब्दों में बताया जाए और सुधार के लिए एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध हो। बुजुर्ग पेंशन भोगी को अलग अलग विभागों के बीच भेजना प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी मानी जाएगी। ईपीएफओ जैसी संस्था के लिए तकनीकी आधुनिकीकरण तभी सफल माना जाएगा जब उसकी सुविधा सबसे कमजोर और सबसे बुजुर्ग लाभार्थी तक भी आसानी से पहुंचे। अब पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस की बात भी समझना जरूरी है। एकीकृत क्योंकि इन दोनों को अक्सर ईपीएस 95 के साथ मिला दिया जाता है, जबकि इनके नियम और लाभार्थी वर्ग अलग है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन व्यवस्था का विवाद मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा से जुड़ा रहा है। वहीं यूपीएस को केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें निश्चित पेंशन की सुरक्षा और अंशदायी पेंशन व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। इस योजना में सेवा अवधि और वेतन के आधार पर सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है, लेकिन यह व्यवस्था ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के लिए अपने आप लागू नहीं हो जाती। साथियों, अगर आपको लगता है कि देश के लाखों पेंशन भोगियों की आवाज को मजबूती से उठाना जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के अधिकारों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले और सही जानकारी के साथ पहुंचे, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को अपने उन सभी साथियों, रिश्तेदारों और पेंशन भोगी भाइयों बहनों तक शेयर कीजिए जिन्हें इस जानकारी की जरूरत है। आपका एक लाइक और एक शेयर सिर्फ वीडियो की पहुंच नहीं बढ़ाता, बल्कि इस मुद्दे की आवाज को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो डेस्क जोन को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। याद रखिए, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमारी आवाज़ तभी मजबूत होगी जब हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। जय हिंद।